Assalamualaikum. I'm Naila Rizwan, speech and language pathologist and director of Wellbeing Center. Wellbeing Center provides therapeutic intervention, early education program and skill development services. जी एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेफ होंगे। आज वेलबिंग सेंटर की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आपको लाइव ज्वाइन कर रही है, जिसमें हम जो नॉर्मल डेवलपमेंटल एरियाज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम स्पीच एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट को, मोटर डेवलपमेंट को, कॉग्निशन एंड सोशल डेवलपमेंट को और अर्ली एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। इस तमाम जो टिपिकल डेवलपमेंट है उसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमारे देखने वाले और स्पेशली पेरेंट्स स्क्रीन आउट कर सकें अपने बच्चों को और ये अंदाज़ा लगा सकें कि क्या उनका बच्चा राइट ट्रैक पे है या नहीं है, और अगर वो नहीं है तो किस प्रोफेशन को उन्होंने टारगेट करना है और उसके क्राइटेरिया पे उनको नॉर्मल बनाने के लिए कैसे काम करना है। मैं वेलकम करती हूँ अपनी टीम को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैरियत से। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी सबसे पहले मैं वालेकुम अस्सलाम, मैं कैसे हैं? ठीक है। मैं मिशत, कैसी हैं आप? ठीक हैं। ये वेलबिंग अल्लाह का सेंटर शुक्र की है। मल्टी डिसिप्लिनरी है जो तमाम बच्चों को मिलके काम करते हैं और एक आउटपुट नज़र आती है। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी सर उमैर से कि डॉक्टर उमैर जो मोटर डेवलपमेंटल एरियाज़ हैं उनको डिस्कस करें और माइलस्टोन को डिटेल से बताएं, ताकि हमारे पेरेंट्स को पता चल सके कि उनका बच्चा राइट ट्रैक पे है या नहीं है। जी सर उमैर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम to everyone. I am Mohammed Umair, consultant, physical therapist. First of all, I am very thankful to Wellbeing Rehabilitation team that provide us such platform in this COVID-19 situation for the parents. Today, we discuss the developmental milestones. नॉर्मली जो डेवलप माइलस्टोन्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू एज के साथ बच्चे में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 18 मंथ, 2 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर तक वो माइलस्टोन बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं विथ दी रेफरेंस ऑफ एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ऐसे उसमें माइलस्टोन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि एक होते हैं प्रीमेटिव रिफ्लेक्सेस। वो रिफ्लेक्सेस जो बाय बर्थ बच्चे में मौजूद होते हैं वो बाय द एज रिफ्लेक्सेस कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक मोरो रिफ्लेक्स होता है जो 2 मंथ से लेकर 4 मंथ के दरमियान तक बच्चे में मौजूद होता है, जिसमें जो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स करता है वो फाइट और फ्लाइट जो रिएक्शन है उसमें वो रिस्पॉन्स करता है, जैसे बच्चे को हाइपर सेंसिटिव बना देता है और उसकी जो रिएक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है। उसके बाद दूसरा जो माइलस्टोन रिफ्लेक्स है वो रूटिंग रिफ्लेक्स है। वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स जनरेट होता है जिसमें बच्चे को खाने की जो खाना है उसकी तरफ वो डाइवर्ट करता है, जो 3 से 4 मंथ के दरमियान बच्चे में पैदा होता है। जैसे उसे कोई चीज़ दो वो सक कर लेता है, वो मुंह की तरफ ले आता है। और एक होता है पॉमर रिफ्लेक्स, तीसरा रिफ्लेक्स जो 5 मंथ से लेकर 6 मंथ के दरमियान बच्चे में शो होता है, नज़र आता है, जिसमें बच्चा अपने फिंगर्स को फ्लेक्स करके अपने मुंह की तरफ ले आता है 5 से 8 मंथ के दरमियान। ठीक है। उसके बाद एक होता है असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स जो बच्चे को असिस्ट करता है सेंट्रल एंड डेवलपिंग द क्रॉस पैटर्न मूवमेंट्स, जो बच्चे में 6 मंथ में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चे को राइट साइड पे टर्न करें, अगर बच्चे में वो रिफ्लेक्स होगा तो वो बच्चे का हेड लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाएगा और लेफ्ट साइड का जो भी बॉडी है वो बच्चा फुली एक्सटेंड कर लेगा।
उसके बाद जो बच्चे का होता है सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स, वो भी उसी के साथ 6 से 8 महीने के दरमियान डेवलप अपीयर होता है, जिसमें बच्चा जिस साइड पे आप फ्लेक्स करवाएंगे, जिस साइड पे आप बच्चे को टर्न करवाएंगे, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, और वो बच्चा अपनी नेक की पोजीशन और अपनी हैंड की मूवमेंट सेम साइड पे ले आएगा। उसके बाद बच्चे का एक होता है लिम्बरथिनी टोनिक रिफ्लेक्स, जिसमें बच्चा अपने बाजुओं को और अपने लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है उसको अपने पेट के बल, अपने स्टोमक की तरफ ले आता है, डमी की तरफ ले आता है। तो ये 6-7 बच्चे के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप्ड माइलस्टोन्स आगे बढ़ती हैं। जैसे रिफ्लेक्सेस होते हैं तो माइलस्टोन भी उसके साथ साथ अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे रिफ्लेक्स आएगा माइलस्टोन भी आ जाएगा। जैसे 2 मंथ का बेबी है, जो नॉर्मल बेबी होगा, उसमें क्या माइलस्टोन होंगे, वो अपने हेड को अप करेगा, ब्रिंग पुश, वो अपनी टमी को और अपनी हैंड को ऊपर उठाएगा। जो 2 मंथ का बच्चा होगा, जिसमें पहला माइलस्टोन देखा जाएगा, वो ये होगा कि वो अपने सर को ऊपर उठाएगा और अपनी टमी को, आप उसे जैसे लेटाएंगे वो अपनी टमी को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा और आर्म को और लेग्स को स्मूथली मूवमेंट्स में ले आएगा। नॉर्मल बच्चा, 2 मंथ का बच्चा। उसके बाद उसका दूसरा जो 4 मंथ का बच्चा होगा, उसमें जो माइलस्टोन देखे जाएंगे, वो बच्चे में एक तो इमोशनल आ जाएगा, स्माइल ही देगा बच्चा। पीपल्स जो उसके साथ, कोई भी बच्चा है नॉर्मल, उसके साथ पेरेंट्स जो भी हैं वो कोई साउंड देंगे तो वो उस पर स्माइल देगा 4 मंथ का बच्चा, और वो हैप्पी और सैड को डिटेक्ट करेगा कि, और पेन को जो है वो शो करेगा अपने फेस पे। मीन्स इमोशंस, 4 मंथ के बच्चे में इमोशंस आना शुरू हो जाएंगे। और फिजिकली जो उसके डेवलप्ड माइलस्टोन हैं, वो अपने हाथों को पकड़ेगा और अनसपोर्टली, और अपनी लेग्स और फीट्स को हेड की तरफ पुश करेगा और अपने हाथों को मुंह के तरफ ले आएगा। जैसे आप उसको स्टमक के जरिए लाए कराएंगे तो वो अपनी एल्पोज पे आना शुरू हो जाएगा 4 मंथ का बच्चा। उसके बाद जो माइलस्टोन, नॉर्मल माइलस्टोन है, वो 6 मंथ के बच्चे का है। उसमें क्या क्या माइलस्टोन नज़र आते हैं बच्चे में? उसमें बच्चा अपना नाम पहचानना शुरू करेगा। जैसे आप उसका नाम लेंगे वो आपकी तरफ देखेगा और वो एक स्माइल उसके चेहरे पे आएगी, और वो लैंग्वेज के हिसाब से जो साउंड्स प्रोड्यूस करेगा, वो आ ई ओ के साउंड्स जो है वो देना शुरू हो जाएगा। और फिजिकली वो अपनी बॉडी को रोल करवाएगा, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, बैक पे, फ्रंट पे अपनी बॉडी को ले जाएगा और हल्का सा उठने की कोशिश करेगा। हल्का सा, अगर थोड़ा सा आप उसको सपोर्ट दोगे तो वो जैसे बैठता है ना बच्चा, ऐसे वो अपनी कोशिश करेगा। और जो अब 9th मंथ का बच्चा होगा, उसमें नॉर्मल माइलस्टोन्स कौन कौन से देखे जाएंगे? अब वो जैसे नो हो गया, वो अपने सर को हिलाएगा, नो, वो समझेगा नो मैं उसको मना कर रहा हूँ। जहाँ वो हंसेगा और वो बड़ी आवाज़ मी बा के जैसे साउंड्स लैंग्वेज में निकालना शुरू करेगा, और फिजिकली जो है वो स्टैंड होने की कोशिश करेगा। किराल तो वो करना स्टार्ट कर लेगा, किराल 9 मंथ का बच्चा किराल करना स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। वो किराल के बाद स्टैंड करने की कोशिश करेगा सपोर्ट के साथ, और जो सिटिंग है वो विदाउट सपोर्ट होगी, वो बगैर सपोर्ट के बैठ जाएगा और सपोर्ट के साथ स्टैंड होना शुरू हो जाएगा 9 मंथ का बच्चा, और वो चीज़ों को फुल पकड़ने की कोशिश करेगा। जो 1 ईयर का बच्चा है वो लैंग्वेज बिल्कुल रेस्पॉन्स करेगा और वो हल्की सी इमोजी अपना देगा, हाय वाली, नो वाली फेस से, और वो जो है वो सिटिंग उसकी बिल्कुल अब डेवलप हो गई है विदाउट एनी सपोर्ट। अब वो वॉक करना स्टार्ट करेगा विथ सपोर्ट एंड नॉर्मली नॉट विथ सपोर्ट, वो सपोर्ट के बगैर वॉक करना स्टार्ट कर लेगा। बट वो रनिंग नहीं कर पाएगा या जंप नहीं कर पाएगा,
कितना 1 साल का बच्चे का नॉर्मल जो है वो अब जो है स्टैंड हो जाएगा अलोन। अब जो बच्चा 18 मंथ का है उसमें माइलस्टोन्स कौन-कौन से आ जाएँगे? उसमें माइलस्टोन्स जो है फिज़िकली तो उस बच्चे में माइलस्टोन वो वॉक अलोन कर लेगा, वो टॉयज़ को पुल एंड पुश करेगा, ठीक है? और जो अनड्रेस है वो समझेगा, पानी कैसे पिएगा, वो उसको उठाएगा, मीन्स अपनी चीज़ें ग्रिप जो है बच्चे में वो 18 मंथ वाले में आना स्टार्ट हो जाएगी। वो चीज़ों को ग्रिप करके मुँह की तरफ गिलास पानी का होगा वो ले आएगा, खाने का चमचा होगा वो अपने मुँह की तरफ ले आएगा। और जो स्पीच के और कॉग्निटिव के हिसाब से जो उसके डिलेड आएंगे तो वो टेलीफोन को पहचान लेगा कि ये मोबाइल है, इससे बात होती है, वो अपने कान पे रखेगा, जो नॉर्मल बच्चा होगा। और आप उसको लैपटॉप दोगे आप सामने, वो स्क्रीन को देखेगा कि इसमें कोई चल रहा है, वो उसको मीन्स अंडरस्टैंडिंग कर देगा। मैं सिंपल आपको एक बात समझा रहा हूँ कि जैसे आप उसको मोबाइल दोगे तो वो समझ जाएगा कि इससे बात होगी, वो पकड़ के सीधा कान पे रखेगा। उसकी कॉग्निटिव इतनी उसमें डेवलप हो जाती है। अब जो बच्चा 2 साल का बच्चा हो जाएगा, 2 ईयर का, उसमें जो बच्चे का इमोशंस उसमें आ जाएंगे। इमोशंस जो है वो 18 मंथ वाले बच्चे में भी थे, वहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो गए। 2 ईयर के बच्चों में ऑलमोस्ट इमोशंस डेवलप हो जाती हैं और वो पिक्चर्स, नेम और अपने पेरेंट्स को बिल्कुल पहचानना शुरू हो जाएगा कि उसको बा अम्मी बोलेगा, उसको पापा बोलना शुरू करेगा। और जो फिजिकली जो डेवलप्ड है वो बिल्कुल स्टैंड भी हो जाएगा। मैं जैसे बॉल आप उसको देखो, उसको किक मारना शुरू करेगा, ठीक है। और जो क्लाइंब्स हैं वो हल्की चेयर्स जो क्लाइंब है वो स्टार्ट कर लेगा, उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो उसको सपोर्ट के साथ वो ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, नीचे नहीं उतर पाएगा लेकिन चढ़ जाएगा। और रनिंग तो वो स्टार्ट करेगा कि मुझे दौड़ना कैसे है, नॉर्मल जो बच्चा है 2 साल वाला। उसके बाद जो 3 साल वाला बच्चा है वो बिल्कुल नॉर्मली रनिंग करना शुरू हो जाएगा, खेलना स्टार्ट कर लेगा। वो अब जो है वो चेयर्स अप भी हो जाएगा, डाउन भी हो जाएगा और वो 1 फुट पे सपोर्ट होगा। जो 3 ईयर का बच्चा होगा वो 1 फुट पे स्टैंड करने की कोशिश करेगा, नॉर्मल जो बच्चा है। और जो अब हम देखते हैं जो 5 साल के माइलस्टोन्स जो आते हैं उस बच्चे में, वो ये है कि वो 1 फीट पे सपोर्ट हो जाएगा एटलीस्ट 3 मिनट और 2 मिनट 1 स्टैंड पे सपोर्ट हो जाएगा और बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये राइट है, ये सही नहीं है। ये जो कॉग्निटिव है उसकी उसमें इतनी डेवलपमेंट आ जाएगी कि वो चीज़ों को पहचान लेगा और आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये पैसा है, ये खाना है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसको नहीं खाते, ये रोटी है, इसको खाते हैं, और ये कप है इसमें चाय पीते हैं, ये ग्लास है इसमें पानी। मीन्स कॉग्निटिव जो 5 साल की बच्चे की है वो बिल्कुल डेवलप हो जाएगी और उसको जो फिजिकली जो है वो बिल्कुल रनिंग स्टार्ट कर लेगा। तो ये थे reflexes, primitive reflexes and milestone with the references of age। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे माइलस्टोन्स बच्चे के अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, नॉर्मल बच्चे के इसमें। फाइन। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि कौन कौन से रिफ्लेक्सेस किस किस स्टेजेस पे होंगे और किस किस टाइम उनको डिसअपियर हो जाने चाहिए। और यस नेक कंट्रोल से लेके हेड कंट्रोल से लेके आपने वॉक जंप तक इसको कंटिन्यू रखा। बट हम यही चाहते हैं कि जो नॉर्मल डेवलपमेंटल क्राइटेरिया है वो पेरेंट्स को पता चल जाए ताकि वो इजीली स्क्रीन आउट कर सके। मैं अभी डिस्कस करूँ कि स्पीच के अकॉर्डिंग के स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या क्राइटेरिया होता है और किस तरीके से बच्चे माइलस्टोन को अचीव करते हैं। इसमें डिस्कस करूंगी कि सबसे पहले तो बर्थ से लेके 3 माह का जो बच्चा होता है वो स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और जो सोशल इंटरेक्शन में आई कांटेक्ट वगैरह देता है वो देना शुरू कर देता है, इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से 4 to 7 मंथ में बच्चा बैबलिंग स्टार्ट कर देता है। मोस्टली हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो हम पूछते हैं कि बच्चे ने कब बैबलिंग स्टार्ट की। बैबलिंग का मतलब ये है ब ब ब ब मम मम मम, रिपीटेटिव साउंड जो होते हैं वो बच्चा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब वो मीनिंगफुल नहीं होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं, लेकिन वो उनकी स्पीच का इनिशिएटिव होता है तो वो बैबलिंग स्टार्ट कर देते हैं।
इसी तरीके से 7 to 12 मंथ्स में वो एक मीनिंगफुल, जो 1 ईयर में हम मोस्टली कंसिडर करते हैं कि बच्चा एक मीनिंगफुल वर्ड बोल देता है, वो आइदर बाबा होता है, मामा होता है, वो होता तो बैबलिंग की तरह का ही है, लेकिन उसे पता होता है कि ये रेलिवेंट साउंड है और उसका मीनिंग क्या है, ये उसको पता चल जाता है। बहुत से साउंड्स वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और अपने जेस्चर्स का यूज़ करना शुरू कर देता है। लाइक जब उसको कहते हैं बाय बाय, तो वो अपने वेव्स करना शुरू कर देता है, हैंड्स। और जब उसको बुलाते हैं, हैंड्स आगे करते हैं, तो वो आना शुरू कर देता है। इसी तरीके से पॉइंट करना शुरू कर देता है, जो चीज़ रिक्वायर होती है, पानी है, दूध है, तो पॉइंट करना शुरू कर देता है। 12 मंथ से 18 मंथ को अगर हम डिस्कस करें तो वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है और उनके जो कमांड होती है उनको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। इस ड्यूरेशन में राउंड अबाउट 50 वर्ड्स बच्चे के पास आ जाते हैं। 12 मंथ से 18 मंथ्स के दरमियान पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि 50 वर्ड्स बच्चे के पास नॉर्मली जो चल रहा होता है वो उसके पास आ जाता है। 2 इयर्स की बात करें तो 2 इयर्स में बच्चे के पास मोर देन 50 वर्ड्स हो जाते हैं और बच्चा छोटे-छोटे लफ्ज़ों को मिला के छोटे-छोटे फ्रेजेस में बोलना शुरू कर देता है। पानी दो, मामा आई हैं, तो उन्हीं जो वर्ड्स उसके पास वोकैब्युलरी होती है उनको कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है। 2 टू 3 जो ईयर होता है उसमें बच्चा दूसरों के साथ प्ले करना, कम्युनिकेट करना ये स्टार्ट कर देता है और वो बुक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है और ड्राइंग्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। ये उसकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आ जाता है। 3 इयर्स की अगर बात करें तो स्पेसिफिक साउंड्स जो क्लियर हो जाते हैं, ब, प, म और व। ये वो साउंड है जो बहुत प्रोमिनेंटली और बहुत क्लियर वो प्रोडक्शन पे आ जाता है, इसमें वो मिस्टेक नहीं करता। 4 इयर्स में ट, ड, क, ग और फ जैसे साउंड हैं उनको अपनी कम्युनिकेशन में वो नॉर्मली यूज़ करता है और वो करेक्ट और परफेक्ट यूज़ करना शुरू कर देता है। 5 इयर्स में वो तमाम कम्युनिकेशन अपनी स्टार्ट कर देता है। 0 टू 5 इयर्स के दरमियान हम लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट जो एज है उसको कंसिडर करते हैं, उसमें उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है। अब थोड़ी-सी बात करते हैं कि किन सिचुएशंस में लैंग्वेज जो होती है, कम्युनिकेशन डिले हो सकती है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चों की जो स्पीच एंड कम्युनिकेशन है वो डिले हो सकती है। मोटर कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरीके से कुछ बच्चे 3 इयर्स में स्टैमरिंग करना शुरू कर देते हैं, लाइक रिपीट करना शुरू कर देते हैं, मम 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 में ऐसा किया। उसमें समहाउ परेशान होने की नहीं ज़रूरत होती क्योंकि एक स्पीच रेट उनका बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होता है और वोकैब्युलरी बहुत ज़्यादा होती है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, वो जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो स्टैमर की तरफ आ जाते हैं। लेकिन सम केसेस में हम स्पीच थेरेपी को ज़रूर कंसिडर करते हैं और कहते हैं कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। ये था नॉर्मल जो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंटल एक क्राइटेरिया था, ये था। इसमें मज़ीद डिस्कस करेंगे, एक डिटेल्ड डिस्कशन के बाद इंशाल्लाह मैं बताऊँगी कि फर्दर का किन-किन केसेस में मज़ीद डिले हो सकती है, कहाँ परेशान होने की ज़रूरत है, कौन से साउंड अगर डिले होते हैं तो हम परेशान होना है हमने और नहीं होना, ये तमाम डिस्कशन हम फर्दर करेंगे। मैं मिश्रा से डिस्कस करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डिस्कस कर दें, कॉग्निशन एंड सोशल जो डेवलपमेंटल क्राइटेरिया उसके बारे में डिस्कस कर दें। डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में अगर बात की जाए तो हम बच्चे को जब एक्सेस करते हैं उसमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक ऐसी डोमेन है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कहाँ कमी है या बच्चा अपनी एज के मुताबिक जा रहा है या नहीं जा रहा। इसमें सबसे पहले हम 0 टू 3 मंथ्स तक देखते हैं कि बच्चे में क्या ये चीज़ें हैं। बच्चा जो होता है वो उसको जो साउंड होती है उसकी पिच जो है वो उसको समझ रहा है या उस पे कोई वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि पहली आवाज़ ही होती है जिस पे बच्चा अपना कोई रिस्पॉन्स शो करता है। उसके बाद बच्चा जो होता है अपने फेशियल एक्सप्रेशन देता है, जिस तरह से अगर आप फेशियल एक्सप्रेशन जो दूसरे भी दे रहे होते हैं उस पे भी वो पहचानता है और फिर वहाँ से वो सीखता है कि फेशियल एक्सप्रेशन भी एक चीज़ है। 0 टू 3 मंथ्स ऐसी उसकी एज होती है जिसमें वो चीज़ों को
अपने जो इर्द-गिर्द जो उसके पेरेंट्स होते हैं या केयर गिवर होते हैं उनसे सीख रहा होता है। उसके अलावा 13 इंच के डिस्टेंस से जो भी बंदा उसके साथ होगा 13 इंच में वो चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है। इसके अलावा किसी भी चीज़ का जो टेस्ट होगा वो भी इसी एज में डेवलप होता है। अगर कोई खट्टी चीज़ उसके मुँह में डालेंगे तो वो फेशियल एक्सप्रेशन से बता देगा कि उसको इसका टेस्ट फ़ील हो रहा है। इसके बाद 3 टू 6 मंथ्स आ जाते हैं। 3 टू 6 मंथ्स में जो बच्चा है वो फेशियल एक्सप्रेशन जो है उसको क्लियरली वो इमिटेट करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो फ़ेमिलियर साउंड्स होती हैं, जो केयर गिवर होते हैं या पेरेंट्स या जो भी उसके साथ होते हैं, उन आवाज़ों को वो पहचानना शुरू कर देता है। उसके अलावा वही फेस जो उसके केयर गिवर के होते हैं या उसके उसके पेरेंट्स होते हैं उनको भी वो रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देता है और जो उसके वही केयर गिवर होते हैं उनको फिर वो फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। उसके बाद 6 टू 9 मंथ्स आ जाते हैं। 6 टू 9 मंथ्स में वो जो होता है वो चीज़ों को गेज़ करना शुरू कर देता है, उनको घूरता है, वो डिफरेंट पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स देखता है, फिर वो क्राइंग के ज़रिए या फिर इस तरह से वो चीज़ें लेने की कोशिश करता है। उसमें ये होता है 6 मंथ्स में वो अपना हैंड भी यूज़ करना शुरू कर देता है कि वो चीज़ों को पकड़ेगा, उनको ग्रिप करेगा और ये सारी चीज़ें शुरू कर देता है। उसके बाद उसका 9 टू 12 मंथ्स आ जाते हैं। 9 टू 12 मंथ्स में जो होता है पिक्चर्स बुक्स जो होती हैं उसको जो दिखाई जाती हैं उसमें वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। उसको अगर कोई गेम्स दिखाई जाएँ या फिर उसको डिफरेंट टॉयज़ दिखाए जाएँ, उनकी तरफ वो इंटरेस्ट शो करता है कि वो टॉयज़ उसके हाथ में दिए जाएँ या उसके सामने वो खेलते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ वो इन्वॉल्व होने की भी कोशिश करता है। अगर इस सिचुएशन में या इस स्टेज पे कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो उस स्टेज पे हम कहेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम है और फिर हमें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसके बाद 1 से 2 साल का बच्चा आ जाता है, जिसमें वो सिमिलर चीज़ों का जो डिफ़रेंस होता है उसको पहचानना शुरू कर देता है। उसके बाद वो लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है, डिफरेंट एक्शन जो होते हैं उसकी फ़ैमिली के, वो सीखना शुरू कर देता है, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। जिस तरह से कोई टॉयज़ होंगे उसके पास, वो उनको एक्सप्लोर करेगा कि इन टॉयज़ में क्या है। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी उसके सामने होगी, वो ये पहचानने की, ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ये गाड़ी चलती कैसे है, वो उसको खोलने की कोशिश करेगा। इसी तरह से हर एक टॉयज़ को या हर एक चीज़ जो उसके हैंड में आएगी, वो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर उसको ये डिफ़रेंस भी पता चल जाता है कि मैं हूँ और दूसरा बंदा है। इस चीज़ का डिफ़रेंस भी उसे क्लियर होना शुरू हो जाता है और वो जो भी वर्ड्स उसके पेरेंट्स बोल रहे होंगे या जो भी उनका बिहेवियर होगा वो उस पे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, क्योंकि इस टाइम पे जो होता है वो बच्चा सीख रहा होता है। उसके बाद 2 से 3 साल जो होते हैं वो बच्चे के आना शुरू हो जाते हैं, जिस पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो चलना भी शुरू कर देता है। मिरर के सामने वो खड़ा होगा, खुद को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करता है कि हाँ, ये वाक़ई मैं ही हूँ। और उससे फिर वो डिफरेंट चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। इसमें लर्निंग प्रोसेसिंग जो होती है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि टाइम बाय टाइम जैसे बच्चा बढ़ना शुरू करेगा, उसकी डेवलपमेंट होना शुरू होगी तो उसकी कॉग्निशन जो है वो भी बढ़ना शुरू होगी। वो डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि उसको डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो समझ आएँ, उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को वो सीखता है और उसके लिए वो मॉडलिंग होती है। और मॉडलिंग अगर वो बच्चा मॉडलिंग से नहीं सीख रहा या इस चीज़ पे वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ पे एक क्लिक होता है कि बच्चे के यहाँ पे डेवलपमेंट जो है तो वो थोड़ी-सी इफ़ेक्ट हो रही है। उसके अलावा इस एज में जो बच्चा होता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो होता है वो आपस में मैच करने की कोशिश करता है और डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं उनको वो देखता है, उनसे लर्निंग करता है कि उसके जो केयर गिवर होते हैं वो उनको कॉपी करता है। केयर गिवर जो वर्डिंग यूज़ करेंगे, जो एक्टिविटी करेंगे, उस चीज़ को वो कॉपी करेगा। इमिटेशन एक ऐसी चीज़ है वो जो बर्थ से लेके 5 इयर्स तक उसकी कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद 3 से 4 साल की एज आ जाती है। इसमें बच्चा जो होता है वो अपने जो पीछे जो 2 साल उसके 3 साल गुज़र चुके हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत सोचता, आइडिया करता है कि अभी जो है ना मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मतलब अपने उसके कज़न्स वग़ैरह होंगे उनमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। उसके बाद वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देता है। व्हाई क्वेश्चनिंग, उसकी ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, ये क्या है, ये कौन है, ये क्या कर रहा है, इस तरह की क्वेश्चनिंग जो होती है उसकी 3 टू 4 इयर्स में स्टार्ट हो जाती है।
उसके बाद जो भी पेरेंट्स उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करना शुरू कर देता है। इस चीज़ में उसका अटेंशन स्पेन जो है वो भी देखा जाता है। 3 टू 4 ईयर्स में उसकी अटेंशन स्पेन का भी हमें होता है कि इसका अटेंशन स्पेन कितना है। 3 टू 4 ईयर्स में वो 15 मिनट्स तक किसी भी एक्टिविटी पे उसका अटेंशन स्पेन होना चाहिए, ये एक नॉर्मल होगा। अगर बच्चा अटेंशन स्पेन उसका कम है या फिर वो किसी भी एक्टिविटी से ईज़िली बोर हो जाता है, ये बात यहाँ पे हमें क्लिक करती है कि इस बच्चे को ये चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है और इसका अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया गया तो फ्यूचर में फिर उसकी लर्निंग पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद डिफरेंट शेप, साइज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉग्नाइज़ करना शुरू करता है, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट चीज़ें। उसके बाद उसकी एज आ जाती है 4 से 5 साल। 4 से 5 साल उसकी ऐसी एज होती है जिसमें वो डिफरेंट चीज़ें सीखता है, अपने एडल्ट से सीखता है, स्कूल गोइंग हो जाता है, अपने पीयर्स, अपने क्लास फेलोज़ उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं और वहाँ से वो सीखता है। यहाँ पे बच्चे में एक्सेप्टेंस भी आती है कि उसने दूसरे बच्चों को भी अपने साथ एक्सेप्ट करना है, उसने टर्न वेट करना है, अपनी बारी का इंतज़ार करेगा वो, उसने शेयरिंग सीखनी है, उसने अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करनी है, उसने क्लास में लोगों के साथ बैठना है, उसको नेम के साथ जो आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, अपने पेरेंट्स के नाम के साथ आइडेंटिफ़ाई करता है किया जाता है, वो सारी चीज़ें उसने रिकॉग्नाइज़ करनी होती हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लर्निंग से रिलेटेड हैं जो कि हमारी स्पेशल एजुकेटर हैं मिस सादिया। मैम सादिया अब हमें आगे बताएँगी कि उसकी जो लर्निंग है, उसकी जो एजुकेशन है, क्योंकि इस स्टेप पे आके उसकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है और वो भी उसकी कॉग्निशन के साथ काफ़ी रिलेट करती है। तो मैम सादिया आगे हमें बताएँगी, इसके आगे वो कंटिन्यू करेंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि मैम इशरत ने आपको बताया है कि मैं स्पेशल एजुकेटर के तौर पे काम कर रही हूँ, तो जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जैसे भी जैसे आपने बात की, तो हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जब लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग एज अ स्पेशल एजुकेटर सब देख रहे होते हैं, तो हम इन सब एरियाज़ को कवर कर रहे होते हैं कि रीडिंग का टाइम कब स्टार्ट होगा बच्चे का, राइटिंग का टाइम कब स्टार्ट होगा, तो उसके लिए स्टेप्स होते हैं, इनिशियल स्टेप्स होते हैं जिनको हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का नाम देते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ ये बात करें कि बच्चे ने ग्रिपिंग कब स्टार्ट करनी है, ग्रिपिंग करने के लिए अब हम ये नहीं कह सकते कि एक बच्चे को एकदम से ट्राइपॉड ग्रिपिंग आज कर देगा। ट्राइपॉड ग्रिपिंग होती है कि वो नॉर्मल इस तरह तीन अपनी इंडेक्स फिंगर से और अपने थंब से पकड़ कर और लिखना स्टार्ट कर देगा। बल्कि हम बच्चे को पहले सिखाएंगे किसी ना किसी तरीके से कि ये होल्ड करने का कुछ तरीका है। तो ये सब कुछ डेवलप बच्चे में टाइम से करवाया जाएगा। उसको हम ट्राइपॉड ग्रिपिंग उसमें करेंगे, उसके लिए मुख्तलिफ हम वेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे पिंच एंड अवे मेथड हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें बच्चे में ट्राइपॉड ग्रिपिंग डेवलप होगी। और ये डेवलप करने के लिए भी एक एज होती है। हम 6 मंथ्स के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ट्राइपॉड ग्रिपिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। बल्कि जो ग्रिपिंग के लिए या ट्राइपॉड ग्रिपिंग या जिसे हम कहते हैं कि नॉर्मल राइटिंग बच्चा स्टार्ट करेगा, वो ऑलमोस्ट कोई 3 इयर्स के अराउंड करेगा, 2.5 ईयर्स या 3 इयर्स तक करेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर चले ट्राइपॉड ग्रिपिंग तब स्टार्ट होगी, राइटिंग तब स्टार्ट होगी, लेकिन हम उससे पहले बच्चे को इनिशियल लेवल्स पर लेकर आएंगे जिसमें सबसे पहला लेवल आ जाता है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग में हमारा सिर्फ ये एम होना चाहिए कि बच्चे को सिर्फ ग्रिपिंग का पता हो, उसको पता हो कि सामने जो पेन, पेंसिल, क्रेयॉन कुछ भी पड़ा है उसने लेके लाइंस लगानी है। फिर जब वो उससे इनिशियल स्टेप में आ इनिशियल स्टेप जब उसके कवर होते जाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। और जो हम स्क्रिबलिंग की एज बच्चे की देखते हैं, स्क्रिबलिंग की एज ऑलमोस्ट बच्चे की 15 to 18 मंथ्स होती है। 15 to 18 मंथ्स का बच्चा आराम से स्क्रिबलिंग कर लेता है। यानी स्क्रिबलिंग करने का ये मतलब है कि आप उसको एक पेज दें, पेन, पेंसिल, क्रेयॉन कुछ भी दें, मतलब कोई फैसिनेटिंग कलर रखें तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको करेगा। वो उसके सामने रखें तो वो उसको उठाएगा और खुद से लाइंस ड्रॉ करना शुरू कर देगा। देन विद द टाइम बीइंग जब आप देखेंगे कि व्हेन द चाइल्ड विल बी ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स, तो उसकी वो जो स्क्रिबलिंग है वो फाइन होती जाएगी। अब जब स्क्रिबलिंग फाइन होगी तो फिर वो कलरिंग फाइन करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह 2.5 ईयर्स का बच्चा जो है उसकी कलरिंग फाइन तो नहीं होती, लेकिन उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हो जाता है। और 3 ईयर्स के बच्चे की जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंग उसकी कलरिंग परफेक्ट ऑलमोस्ट हो जाती है। लेकिन उसको थोड़े से बॉर्डर, शेप्स और इसका कॉन्सेप्ट देते देते फिर हम आगे चलते हैं कि बिल्कुल बॉर्डर के अंदर करना है, शेप के अंदर करना है, और वो फिर एक 4 टू 4.5 ईयर्स का बच्चा कर लेता है।
इस तरह फिर जब हम बात करते हैं शेप्स ड्रॉ करने की कि बच्चा कब शेप्स ड्रॉ करने पे आएगा, तो जो हम इसमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखते हैं तो एक बच्चा ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स का जो बच्चा है वो एक सर्कल ड्रॉ कर लेता है। मतलब आप उसको पेन रखें, पेंसिल रखें और कुछ भी रखें और उसको कहें कि सर्कल ड्रॉ कर दो, तो वो आपको एक परफेक्ट नहीं लेकिन आपको एक सर्कल ड्रॉ करके 2.5 ईयर्स का बच्चा दे देगा। तो मतलब है कि अगर हम नॉर्मल डेवलपमेंट की बात करें तो 2.5 ईयर्स के बच्चे को सर्कल ड्रॉ करना आना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इसी में फिर आगे देखें तो 5 टू 6 ईयर्स का जो बच्चा है वो आपको इजीली एक स्क्वायर ड्रॉ करके दे देगा। फिर इस तरह जब हम ये राइटिंग की बात कर रहे हैं तो उसके बाद फिर हमारी रीडिंग की बात आ जाती है, क्योंकि रीडिंग राइटिंग ये सब कुछ साथ चलता है। तो रीडिंग की जब बात की जाए तो पहले बच्चों में रीडिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए उनमें लिसनिंग डेवलप की जाती है कि आप उनमें पहले लिसनिंग डेवलप करते हैं कि वो आपकी बात आराम से बैठकर सुनते हैं, उनको पता हो कि आप क्या बोल रहे हैं। और ये बहुत इनिशियल एज में स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा सुनना आपको अटेंशन देता है। जैसे अभी सर उमैर और मैम ईशा ने बताया कि जब बच्चा आपको सुनना शुरू हो जाता है, आपकी तरफ देखता है, तब आप उससे जो भी बात करते हैं तो वो आपको सुनता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइम बीइंग आप 1 to 1.5 ईयर्स के बच्चे को आप कोई भी पोइम सुनाए, आप उसको रोज कोई स्टोरी बुक सुनाए जिसमें उसमें लिसनिंग डेवलप हो। जब आप देखते हैं कि बच्चे में लिसनिंग डेवलप हो जाती है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको लेकर आते हैं कि वो अ, अब लिसनिंग के साथ साथ आपको वो दोबारा स्टोरी रिपीट करके बताए। तो फिर आपको वो चले वो परफेक्ट तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ जो स्टोरी आप रोज उसको सुनाते हैं वो स्टोरी आपको रिपीट करके देगा। इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में रीडिंग डेवलप होती है। और ये कोई ऑलमोस्ट 3 ईयर्स का बच्चा जो है वो आपको कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट आपको 80 to 90% सेम स्टोरी आपको सुनाएगा। फिर अगर ये कहा जाए कि जी खुद बच्चा कब पढ़ना स्टार्ट करेगा, कब वो खुद देखेगा और अपनी वर्ड की रिकग्निशन आएगी, तो वो जो प्री स्कूलिंग में होती है उसमें बच्चों की वर्ड्स की रिकग्निशन स्टार्ट होती है। लेकिन 3 to 4 ईयर्स के बच्चे में वर्ड्स की रिकग्निशन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद परफेक्ट रीडिंग जो आती है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा थोड़ा सा समझ के पढ़ना स्टार्ट हुआ है, उसको पता है वर्ड्स क्या हैं और वो कैसे प्रोनाउंस होंगे, तो वो 6 to 7 ईयर्स में होता है। लेकिन जब हम कहते हैं एक फ्लुएंट कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग, तो वो डेवलप होती है ऑलमोस्ट 9 to 14 ईयर्स के चाइल्ड में। क्योंकि जो रीडिंग का कॉन्सेप्ट है कि समझ के पढ़ना, फ्लुएंट पढ़ना, वर्ड्स की रिकग्निशन होना, वो डेवलप करना बच्चों में एक बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है। इसी तरह ये सब रीडिंग राइटिंग साथ साथ चलते हुए बच्चों में हर इस तरह की सारी जो एजुकेशन की स्किल्स हैं वो टाइम के साथ डेवलप होते हैं। जी मैम। ऑलमोस्ट हमने हर एरिया को टारगेट किया। मैं अभी थोड़े से क्वेश्चन जो आप लोगों के जहन में है वो भी आप कर लें, और मैं सारिया से रिक्वेस्ट करूँगी कि पेरेंट्स अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप ज़रूर उसको अनाउंस करें और पूछ लें। सर मैं आपसे पूछूंगी कि नॉर्मली अब बच्चे बहुत पैम्पर होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको क्रॉलिंग के लिए अलाउ नहीं किया जाता, गंदे हो जाएंगे, जर्म्स हो जाएंगे, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में आती है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में बच्चों के माइलस्टोन्स पे पड़ता है? क्या वो डिले चले जाते हैं जब हम उनको मैं अलाउ ही नहीं एक कर रहे? ये सच इतना उस पर नहीं पड़ता। वो अब डिपेंड करता है कि बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद जो उसके प्रीमेटिव रिफ्लेक्सेस अगर डिले स्टार्ट से होना स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे रिफ्लेक्सेस ही उसके डिले आ रहे हैं, डिले जा रहे हैं। बच्चा 3 महीने में नॉर्मली नेक होल्डिंग स्टार्ट कर लेता है। अगर उसने 3 महीने से नेक होल्डिंग स्टार्ट नहीं की तो क्रॉल तो ऑलमोस्ट नहीं कर पाएगा। और अगर बच्चे ने नेक होल्डिंग करना स्टार्ट कर लिया है, अब पेरेंट्स उसको नीचे क्रॉल की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, बच्चा सिट कर रहा है, सिटिंग स्टार्ट कर दी है बच्चे ने, वो नॉर्मली सिट बच्चा कर रहा है। और अब पेरेंट्स उसको क्रॉलिंग के लिए अलाउ नहीं करते कि नहीं बच्चा हमारा गंदा हो जाएगा, नहीं, तो बच्चे में इतना इशू नहीं आएगा। लेकिन बच्चे की जो स्टैंडिंग है, जो बच्चे की जो वॉकिंग है, उस पर असर पड़ेगा। क्योंकि जो जब तक बोन्स के ऊपर बेबी का वेट नहीं आएगा तो बोन्स की स्टेबिलिटी नहीं होगी, पहली बात।
जब बच्चे की स्टेबिलिटी नहीं होगी तो बच्चा होगा तो नॉर्मल, और उसके माइलस्टोन लिटिल बिट में भी माइल्ड, जिसे हम कहते हैं माइल्ड माइल्ड डिले हो सकते हैं जो बाद में आने हैं। लाइक जैसे क्राल के बाद बच्चा स्टैंड करता है, सिंगल लिम्ब स्टैंड कर लेता है, डबल लिम्ब स्टैंड कर लेता है, वॉक स्टार्ट कर लेता है। तो बच्चा अगर क्रॉल नहीं करेगा, उसको आप क्रॉलिंग के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, नहीं आप क्रॉल नहीं करोगे, आप गंदे हो जाओगे, आप इसके साथ जाओगे, आपको ये लेके जा रहा है, आप नीचे नहीं उतरोगे, तो जो उसकी जॉइंट्स हैं उस पर मोस्टली वेट आएगा ही नहीं। तो बच्चा क्रॉल के बाद जो दूसरा स्टेज है उसका, वो मे भी माइल्ड डिले हो सकता है। उसका रिस्क फैक्टर आप बढ़ा देती हैं। अगर बच्चा नॉर्मल है, आप उसको अलो नहीं करती, तो मतलब आप उसका रिस्क फैक्टर बढ़ा रहे हैं। इट मीन्स अगर डिले होगे या नहीं, ये बाद में होगा, आप उसके रिस्क के चांसेस बढ़ा रहे हैं डिले होने की। अगर बच्चा डिले नहीं होगा तो मे भी आप अगर नहीं उतार रहे हो उसको नीचे, तो इसका मतलब आप उसका रिस्क जो फैक्टर है उसकी चांसेस बढ़ा रहे हो, मे भी इसके माइल्ड स्कूल डिले हो सकती है। फाइन। और बिल्कुल, किस लिमिट तक हमें वेट करना चाहिए, लाइक नेक होल्डिंग या उस कह रहे थे कर्व, ये सिचुएशन तक डिले हो अब रही है ये तो पता चला है, लेकिन कब तक पेरेंट को वेट करना चाहिए कि ओके देख लें उसके बाद देखते हैं, तो कितना ड्यूरेशन आप कहेंगे? सॉरी टू इंटरप्ट मैम, ये आवाज़ कट रही थी आपकी। ओके, कितना पेरेंट्स को वेट करना चाहिए अगर वो डिले तो उन्हें नजर आ रहा है, ठीक है, तो कितना मंथ हाँ, वेट करें कि नहीं, अगर अभी उसने माइलस्टोन अचीव नहीं किया और 1 माह बाद 2 माह बाद अचीव करना है, तो कितना ड्यूरेशन आप अलाउ करते हैं पेरेंट्स को? ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है मैम। अगर बच्चा स्टार्ट से डिले कर रहा है कि वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है बच्चा, पेरेंट्स कहते हैं नहीं देगा, अच्छे इस फला के बच्चे ने जो है वो 3 महीने के बाद दिया था। अब बच्चा नॉर्मल जो माइलस्टोन है वो 3 मंथ का बच्चा नेक होल्डिंग स्टार्ट करना शुरू कर देता है। तो मोस्टली पेरेंट्स कहते हैं कि यार फला के बच्चे ने तो 5 मंथ लिए थे, उसके बाद उसने की थी। अगर आपके बच्चे में डिलेड होना स्टार्ट हो गए हैं और आपको पता लग रहा है कि 3 महीने तक इसने नेक होल्डिंग नहीं किए, तो आप इसको जो है जितना भी जल्दी हो सके वो फिजिकली एक्टिव फिजियोथेरापिस्ट के पास लेके जाइए कि भाई हमारा बच्चा डिलेड है, 3 मंथ से ऊपर हो गया है, या 3 मंथ का हो गया है बच्चा, अभी तक इसकी नेक होल्डिंग नहीं हो रही है, अब ये बच्चा 4 मंथ का हो गया है, हमने 1 महीना वेट करके देखा। आप जितना जितना लेट करते जाएंगे उतने माइलस्टोन सीनियर होते जाएंगे। अब बच्चा 18 मंथ का हो गया, उसकी नेक होल्डिंग नहीं हो रही है, क्योंकि हमने 9 मंथ वेट किए। फला का बच्चा था, उसने 6 महीने के बाद अपनी गर्दन रोकी थी एक जगह पे, उसके बाद उसको 1.5 साल लगा या 2 साल लगे, उसने फिर क्रॉल भी किया। अब ये है कि आप जितना डिले करेंगे उतनी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। आपको अगर अपने बच्चे में ऐसी चीज़, जहाँ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि हमारा बच्चा में भी डिले है, अपने एज के बच्चों के साथ नहीं हो रहा मैच, वो डिले है, तो आपको कंसर्न करना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है डिलेड है। आप उसमें वेट नहीं कर सकती, आप जितना वेट करेंगे उतना बच्चा आपका डे बाय डे डिले होता जाएगा। यस मैम। ओके, फाइन, ज़बरदस्त। बाकी कि प्रीशियस टाइम अगर गुजर जाता है तो उसके इफेक्ट्स अलग से होते हैं, और इसको जितना जल्दी कैच करेंगे तो उतना जल्दी रिकवर कर सकते हैं। मैम इशत, आजकल जो सोशल इंटरेक्शन होता है उसकी बहुत कमी नज़र आ रही है बच्चों में भी, क्योंकि पेरेंट्स नहीं हैं। पेरेंट्स को क्या रिकमेंड करेंगी आप कि किस तरीके से उनके सोशल इंटरेक्शन को या कॉग्निशन को बेटर कर सकते हैं? कोई ऐसी एक्टिविटीज़ इमिटेशन के अकॉर्डिंग या उनके सोशल रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंग आप सजेस्ट करना चाहेंगे पेरेंट्स को?
सोशल इंटरेक्शन के बारे में अगर बात की जाए तो बच्चा जो है उसके सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट होता है 2 to 3 years में से, ठीक है। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है वो अपने पीयर्स, अपने कज़न्स वगैरह या इन लोगों के साथ जब उसका इंटरेक्शन होता है तो होता है चीज़ें एक्सेप्ट करने की, क्या वो अपने कज़न्स को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि वो अपने टॉयज़ उनके साथ शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो अपने कज़न्स के साथ इज़िली इन्वॉल्व हो जाता है जो गेम खेल रहे हैं, या फिर वहाँ पे आ जाता है कि बच्चा कि मैंने ही विन करना है, और ये सारी चीज़ें जो आती हैं सोशलाइजेशन में आ जाती हैं। उसके बाद उसके आंटी वगैरह जो भी आते हैं, क्या उनकी तरफ वो जा रहा है, क्या उनकी तरफ वो देख रहा है, और उसके अलावा अपने घर में अपने जो बहन भाई हैं उनके साथ क्या वो खेल रहा है, या जब भी बहन भाई खेल रहे हैं उनके साथ भी इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो यहाँ पे पॉइंट क्लिक हो जाता है कि हमारा बच्चा जो है वो सोशलाइज नहीं हो रहा, और इसको सोशलाइजेशन की ज़रूरत है। इसके लिए प्रॉपर उसको पेरेंट्स डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे कि बच्चे को किस तरह से सोशलाइज किया जाए, क्योंकि यही स्टार्ट का टाइम होता है जब बच्चा, जिसमें सोशलाइजेशन का हमें पता चलता है कि वो सोशलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। स्टार्ट में ही अगर हम बच्चे को डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए सोशलाइजेशन की तरफ लेके आएंगे तो उसको हम इजीली लेके आ सकते हैं। लेकिन इसमें एंटी सोशल बच्चा होता क्यों है, इसकी भी डिफरेंट रीज़न होती हैं। बच्चे को घर में इग्नोर किया जाता है, एक रीज़न ये भी हो सकती है कि बच्चा इग्नोरेंस फ़ील कर लेता है। उसके बाद बच्चे को एप्रिशिएट नहीं किया जाता। बच्चा कोई भी एक्टिविटी करता है उसको लिया ही नहीं जाता, उसको कोई एप्रिशिएट नहीं किया जाता, और इस वजह से भी बच्चे की सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ चला जाता है। बच्चा जो है जैसे ही अगर वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर जो है पेरेंट्स को फ़ोकस करना चाहिए कि बच्चे के लिए हमें क्या-क्या प्लानिंग करने की ज़रूरत है। फाइन। मैं यहाँ पेरेंट्स से डिस्कस करूँगी कि बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट जिस क्वेश्चन का हमें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, कि ये दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। जितना वो तेज़ बोलते हैं, जितनी उनके पास वोकैब्युलरी है, वैसा वो नहीं बोलते, और स्पेशली वो फैमिलीज़ जो बाहर के मुल्क से आई हुई होती हैं, उन्हें उस वक़्त तक तो नहीं पता होता, निगाहों से मिलते हैं और जब हैं तो तब उनको नज़र आता है कि हम यहाँ एक चीज़ मैं कि मैम इशरत की बात को कंटिन्यू रखते हुए कि जब आप एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करेंगे तब आप उसके आउटकम्स देखेंगे। लेकिन अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड ना करने की वजह से बच्चे की पर्सनैलिटी में, स्पीच में बहुत सी लैगिंग्स रह जाती हैं। यही रीज़न है कि बच्चा जब सोशल इंटरैक्ट नहीं आता, तो यही रीज़न होती है कि वो बच्चा लैंग्वेज और कम्युनिकेशन आ जाता है। यही बात करते हैं कि यहाँ पे जो रहने वाले बच्चे हैं वो जो फैमिली सिस्टम में का इंटरेक्शन उनके ग्रैंड-पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा है। जब आपके में पेरेंट्स मदर फादर जॉब कर रहे हैं, जब पूरा है आप लगे तो इसमें इट्स वेरी इम्पोर्टेंट वजह से बच्चे सिचुएशन में इतना अच्छा था और वो लैकिंग एरियाज़ में जाता जा रहा है। मैम सादिया आपसे मैं पूछूँगी कि मोंटेसरी एक्टिविटीज़ क्या घर में इंट्रोड्यूस करवा देनी चाहिए, और अगर करवानी चाहिए तो कौन-सी एज बेस्ट है, जिसमें बच्चे को स्टेंसिल्स प्रोवाइड कर देने चाहिए लाइक स्टैम्पिंग वगैरह, क्योंकि आजकल बच्चे तो इन चीज़ों से भी काफ़ी दूर हैं, और हम लोग भी ये बीइंग अ बहुत पेरेंट्स हम भी कहते हैं मोंटेसरी में डालेंगे तो हो जाएगा सब कुछ। तो क्या रिकमेंड करती हैं, क्या घर में मैम इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए? बात फिर वही आ जाती है मैम कि जैसे भी बात की भी मैम इशरत ने कि टाइम देना पड़ता है बच्चों को। आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटा आपको देने चाहिए जिसमें आप उनकी स्किल्स डेवलप करवाते हैं। जिस स्किल की भी आप बात करें उसको डेवलप करने के लिए एक टाइम लगता है। अगर आप जैसे आपने बात की है कि
स्कूलिंग से पहले ही एक प्री स्कूलिंग होती है, जिसमें आप बच्चे को आप रिकॉग्निशन थोड़ी सी डेवलप करवाते हैं, कलर्स की रिकॉग्निशन डेवलप करवाते हैं, पेंसिल की डेवलप करवाते हैं, उसको ये रिकॉग्नाइज करवाते हैं कि ये क्रेयॉन है, ये पेंसिल है, और आपने इस पेपर के ऊपर जो भी करना है इस की प्री स्कूलिंग कहलाती है। और उसको डेवलप करने के लिए एक थोड़ा-सा टाइम लगता है, जैसे कि आजकल तो अब जैसे आप बात कर रही हैं कि अब आप घरों में हैं, तो मेरे ख़्याल से अब बच्चों को ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है कि आप बच्चों को ऑलमोस्ट 1 टू 2, और अब ये ना सोचें कि बच्चा स्कूल नहीं जाता, स्कूल जाएगा तब स्टार्ट कर देगा। तो आप उससे पहले ही घर में डिफरेंट कलरिंग बुक्स ले आएँ। एप्पल बना हो तो बच्चे को रिकॉग्निशन हो जाती है, आप उससे पूछते हैं कि एप्पल किस कलर का होता है, तो एक नॉर्मल चाइल्ड 2.5 या 2 इयर्स का चाइल्ड आराम से आपको, अगर उसको थोड़े से बेसिक कलर्स की रिकॉग्निशन है तो वो आपको बता देगा कि ये रेड कलर का है। तो आप उसको रेड कलर दें और कहें ये इस एप्पल में करो। आप स्टेंसिल्स नहीं है, जैसे स्क्वायर की स्टेंसिल हैं, सर्कल की स्टेंसिल हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि 2 to 2.5 ईयर्स का बच्चा जो है वो आराम से सर्कल डेवलप कर लेता है, सर्कल बना लेता है। तो जब आप उसको स्टेंसिल प्रोवाइड करेंगे तो उससे कहेंगे कि स्क्वायर का स्टेंसिल उठाओ या सर्कल का स्टेंसिल उठाओ और उसमें कलर करो। तो आप आराम से प्री स्कूलिंग के टाइम पे बच्चे को स्टेंसिल्स प्रोवाइड कर सकती हैं, कलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये एक अच्छी हैबिट होती है कि स्कूलिंग से पहले बच्चों को बहुत सी चीज़ों की रिकॉग्निशन हो जाती है। इस तरह एकदम से स्कूल में जाके बच्चों के ओवर बर्डनाइज नहीं होते किसी भी बात से। क्योंकि ये देखा गया है कि जिन बच्चों की बिल्कुल घर में कोचिंग नहीं होती और वो स्कूल में डायरेक्टली आते हैं, तो वो बिल्कुल उनको हर चीज़ एक डिफरेंट सी लग रही होती है, और ये ज़ाहिर-सी बात है, जैसा कि हमारा यहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम है, अगर क्लास में 15 टू 20 स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनको हर किसी को अलहदा टाइम नहीं दे सकते। अगर आप दें भी तो जिस तरह घर में प्रॉपर टाइम दिया जाता है, उस तरह का नहीं दिया जाता कि ऑलमोस्ट आप स्कूल में एक इंडिविजुअल बच्चे को 15 टू 20 मिनट्स दे देंगे, हाफ एन आवर दे देंगे, लेकिन अगर आप वही घर पे टाइम 1 आवर या 2 आवर आप बच्चे को देते हैं, तो उसमें ज़्यादा रिकॉग्निशन डेवलप होती है, और जिस तरह जितनी जल्दी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कलर डेवलपमेंट की बात करें, तो अगर हम देखें तो अ अ, 2 इयर्स का बच्चा या 2.5 इयर्स का बच्चा आपको बेसिक कलर्स आराम से बता सकता है। जैसे अब वो रेड कलर आपको बता देगा, येलो बता देगा, इस तरह के कलर की रिकॉग्निशन ऑरेंज बता देगा, तो बच्चे में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। जी मैम। ओके फाइन। वेरी गुड। मैं आखिर में तमाम प्रोफेशनल से कहूँ, कोई पेरेंट्स को पैगाम देना चाहें डेवलपमेंटल माइलस्टोन के हवाले से और या उनकी डेवलपमेंट के हवाले से, सर उमर प्लीज़। यस मैम, मैं जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं पेरेंट्स, तो मैं उन्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे में कोई ऐसा सिम्टम्स नज़र आ रहा है जो डिलेड माइलस्टोन का है, जैसे आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, हियरिंग का इशू है, ग्रिप का प्रॉब्लम है, 2 से लेकर 3-4 मंथ के बच्चे के दरमियान ऐसी चीज़ें डेवलप नॉर्मली हो जाती है। अगर उसमें बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पेरेंट्स को आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, या आप उसको ग्रिप के हवाले से कोई चीज़ दे रहे हैं, वो नहीं पकड़ रहा है, ग्रिप छोड़ रहा है, तो आप जैसे ही वो चीज़ें नोट करें तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे में अभी डिलेड होना शुरू हो गया है। और उस वो अब पेरेंट्स के ऊपर है कि वो जितना जल्दी अपने बच्चे को डायग्नोस करके किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो उतना ज़्यादा बेनिफिट है बच्चे के लिए। अगर आप उसको डिले कर देते, नहीं ये आ जाएगा 1 महीने में, नहीं ये 2 महीने में आ जाएगा, फलाँ के बच्चे ने तो ये 6 महीने में किया, इसका मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को और सीवियरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि जो रिफ्लेक्सेस एज के हिसाब से आती हैं, वो एज के हिसाब से जाती हैं। अगर एक रिफ्लेक्सेस एज के हिसाब से आया और वो एज के हिसाब से वापस नहीं गया और बच्चे में रह गया, इसका मतलब वो रिफ्लेक्स अब घपला करना स्टार्ट कर देगा बच्चे के अंदर, बच्चे को डिलेड करना स्टार्ट कर देगा।
तो जैसे ही अगर आप अपने बच्चे को देखिए और आप उसको कंसर्न ना करें तो इट में भी आपका बच्चा जो है वो डिलेड होना स्टार्ट शुरू हो जाएगा और वो सीवियरिटी की तरफ चला जाएगा सीवियरिटी की तरफ। यस मैम। जी मैम। मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप बच्चे का आई कांटेक्ट चेक करें, ठीक है? जब बच्चा है वो आई कांटेक्ट आपको दे रहा है या नहीं दे रहा, फिर बच्चे का नाम लेके उसको कॉल करें। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो ये अलार्मिंग है कि बच्चा रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आई कांटेक्ट और नेम कॉल करना ये 2 चीज़ें एक ऐसी हैं जिसको हम इनिशियल लेवल पे हम पहचान सकते हैं। उसके बाद बच्चा जो है क्या वो एक ही तरफ वो देख रहा है या फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जैसे आप कोई चीज़ उसके आगे लेके जाएँ, उसको हम चीज़ को मूव करवाएँगे। हम जब चीज़ को मूव करवाएँगे तो बच्चा जो होगा, एक नॉर्मल बच्चा उस मूवमेंट की तरफ देखेगा, आई कॉन्टैक्ट देगा और उसी मूवमेंट जहाँ-जहाँ मूवमेंट होगी बच्चा अपना आईज़ जो है उसी की तरफ रोटेट करता जाएगा। अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा तो ये अलार्मिंग है। और उसके बाद दूसरी सिचुएशन आ जाती है कि बच्चे का अटेंशन स्पेन कितना है, क्या बच्चा किसी चीज़ की तरफ अटेंशन दे रहा है या फिर वो 1 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए आपको अटेंशन तो दे रहा है लेकिन एकदम से उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है। ये चीज़ भी अलार्मिंग होती है कि बच्चे की अटेंशन स्पेन कम है, जो आगे जाके उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसके बाद अगर सोशलाइज़ेशन पे मैं बात करूँ तो सोशलाइज़ेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम बच्चे जो होते हैं जब वो प्ले के उसमें अगर स्टार्ट में ही बात की जाए तो बच्चा स्माइल पास नहीं करता। एक छोटा बच्चा जो होगा वो आपकी तरफ स्माइल नहीं देगा। उसके बाद आप उसकी तरफ गेज़ करके देखोगे वो उसका क्राइंग बिहेवियर होगा, मेबी वो क्राई करना स्टार्ट कर दे। बच्चे की फिक्सेशन प्रॉब्लम भी होती है जिसकी वज़ह से सोशलाइज़ेशन जो होती है उसको वो इफ़ेक्ट हो जाती है। बच्चा जो है वो अपने टर्न का वेट नहीं करेगा। ये भी उसकी सोशलाइज़ेशन पे इफ़ेक्ट करेगा क्योंकि वो अपने टर्न का वेट नहीं करेगा, फिर वो बच्चों के साथ खेलना भी पसंद नहीं करेगा। वो बच्चों के साथ या पीयर्स के साथ इंटरेक्शन जो है वो करना पसंद नहीं करेगा। इसके बाद शेयरिंग आ जाती है, जब बच्चा शेयरिंग नहीं करता तो वो भी एंटी सोशल लाइफ़ की तरफ जा रहा होता है। ये बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स को इन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए और इन चीज़ों को काउंट करना चाहिए कि ये बच्चे में प्रॉब्लम है और हम इन चीज़ों के साथ कैसे कौन सी मैनेजमेंट करें कि हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकें। ओके। स्पीच के हवाले मैम, से। मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि मोस्टली यहाँ पर देखा गया है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्लो लर्नर्स कहते हैं हम लोग, जो नॉर्मल बच्चों के लिहाज से अपनी रीडिंग राइटिंग और स्पेशली मेमोराइज करने का उनको बहुत इश्यूज होते हैं। तो उनको पेरेंट्स जो है नॉर्मल स्कूल्स में ऐड कर देते, यानी उनका एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन वो इतने स्लो लर्नर्स होते हैं कि समझो अगर नॉर्मल अगर एक चाइल्ड है वो एक पेज को याद करने में अगर फॉर एग्जांपल 1 घंटा लगा रहा है, और वो स्लो लर्नर्स वो 10 दिन में भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी शायद वो ब्रेन की वो स्ट्रेटजीज ही नहीं है उनके पास कि वो उन्होंने याद कैसे करना है। तो ऐसे चिल्ड्रन के लिए फिर पेरेंट्स को थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो उनको स्पेशल स्कूल्स में उनका एडमिशन करवाएं, जहाँ पर उनको स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी कि उन्होंने कैसे रीडिंग राइटिंग और अपनी मेमोराइज करने की सारी स्किल्स डेवलप करनी है। क्योंकि मोस्टली स्कूल वाले ये कह देते हैं कि बच्चा आपका नालायक है, ये पढ़ता नहीं है, ये जानकर नहीं पढ़ता, ये जानकर याद नहीं करता, ये लिखता नहीं है, ये और चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है। और पेरेंट्स उनको फिर एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल शिफ्ट करते रहते हैं, ये नहीं देखते कि उसका पीछे हिडन जो बात है वो क्या है, किस वजह से वो मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, किस वजह से वो उनमें चीजें जो हैं वो मिक्स अप हो जाती हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं मिल रहा। जी मैम। वंडरफुल। बिल्कुल बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उमैर साहब ने बताया कि क्राइटेरिया को आपने कीनली ऑब्जर्व करना है। जहां बच्चा डिले हो रहा होता है, पेरेंट्स ने एकदम से अलर्ट हो जाना है, नहीं ज़ाया करना। मैं मिशत की बात बहुत खूबसूरत थी कि बच्चों में एंटी सोशल बिहेवियर प्रोमिनेंट है। पेरेंट्स को बहुत फोकस चाहिए
ये इतनी अच्छी बात नहीं है कि बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, उसको करना चाहिए जो कि सोसाइटी का पार्ट है और उसने आना है सोसाइटी में और उसमें एडजस्ट होना है। मैम शादी की बात से भी 100% बाकी पेरेंट्स को एग्री करना होगा कि ये बच्चे सपोर्ट सर्विसेज चाहते हैं। इन बच्चों को जो भी स्टेप्स होते हैं उनको सब डिविजन्स की जाती है, उनकी सब स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है तो जाता है इनके लिए लर्न मेमोराइज करना एज कम्पेयर टू के हम उनको डिफरेंट ट्रायल्स देते रहें और उनको लेबल करते रहें। उनको सपोर्ट सर्विसेज हमें प्रोवाइड करना चाहिए। इसमें ये कहूँगी उनको कि पेरेंट्स जब भी हमारे हैं तो कहते हैं तो पूरी-पूरी सुनाता है। अपने नाम पे खाने पे जी नहीं करता या आपको बता नहीं सकता कहाँ उनको अलर्ट होना है। फंक्शनल चीज़ों पे हमने मूव करना है एज़ कम्पेयर टू कि पूरी-पूरी पोएम्स वो सुना दे, रिदम में वो सारा कुछ कर दे। नहीं, उसको जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है वो पूरी पोएम से एक वर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ज़्यादा खुश होने की बात है एज़ कम्पेयर टू कि आप कहें कि इतने वर्ड्स तो हैं लेकिन उसमें से किसी वर्ड का मीनिंग नहीं है उसको पता। बहुत शुक्रिया कहूँगी मैं तमाम अपनी टीम का कि स्पेशली डब्ल्यूबीसी के इस प्लेटफॉर्म पे आके वो पेरेंट्स को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। इसका मकसद भी इस डिस्कशन का ये मकसद ही था पेरेंट्स को ये पता चल सके कि कौन सा है और कितना डिले है और उसको राइट वे में कहाँ मूव करना है। ये डब्ल्यूबीसी का एक एम है जो अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। खुदा पाक इस खिदमत को कबूल फरमाए और नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम सिम्प्टम्स और कॉज को कौन करते हैं किन इश्यूज के साथ क्या हो को डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए ओपन ऑप्शन है तमाम सुनने वालों के लिए कि आप भी आपके डॉक्यूमेंट आप हमसे कर सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे और मोस्ट वेलकम जब भी आप डब्ल्यूबीसी की टीम के साथ काम करना चाहें, जॉइन करना चाहें, आप कंसल्ट करना चाहें, ऑनलाइन भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, करते हैं और आप हमें जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कहूँगी एवरीवन को, देखने वालों को और आप सबको शुक्रिया बहुत-बहुत। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह में हाफ़िज़।